नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज पिछले क्लास में लेक्चर में मैंने पढ़ा था करंट इसके बारे में, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और भी डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इसलिए वीडियो वहीं तक बन पाया था, इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा लास्ट में। और अब उसको मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ और इलेक्ट्रिक करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में समझेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या समझते हैं, सबसे पहला नंबर हम समझने की कोशिश करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में, है ना। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी कहते किसको हैं? तो करंट डेंसिटी को कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मतलब धारा को कहते हैं विद्युत धारा घनत्व, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को हम विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए इसको कैसे समझा जा सकता है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक मेरे पास वायर है, इस वायर में ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ना। एरिया किसको कहते हैं? तो एरिया ये वाला इसको कहते हैं, ये दिस इज द एरिया। ये मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने आपको ये बताया था, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया है ना। क्रॉस सेक्शन याद रखिए, ये भी अनुप्रस्थ काट मतलब क्या बोला जाता है, अगर आप करंट ऐसे जा रहा है ना तो अनुप्रस्थ काट ऐसा होना चाहिए, यानी ये काट होना चाहिए, ये वाला एरिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा होता तो अनुप्रस्थ काट ऐसा होना चाहिए, जैसे उसके लंबवत होता है, याद रखिएगा। तो हमको क्या समझ में आया कि ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मेरे पास कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मान लिया कोई चल रहा है, तो ये कितना एरिया बनाता है यहाँ पर बीच में से, मान लिया जाए इस एरिया से 1 सेकेंड, यानी कि कितना क्रॉस कर रहा है लाइंस, जितने लाइंस मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का जो कट कर, इलेक्ट्रॉन का चलना को ही तो करंट कहते हैं, तो कितने लाइंस इसके अंदर से ट्रेवल कर गया एक बार में, उसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। अब देखिए, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। मान लिया जाए कि एक वायर है मेरे पास, इस वायर में ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में मेरे पास 2 ही लाइन क्रॉस किया, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, यानी कि यही सिर्फ ये क्रॉस किया, तो इसका मतलब इसका करंट डेंसिटी कम है। यहाँ का करंट डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि उसी एरिया में बहुत सारा लाइन्स चला गया, बहुत सारे लाइन्स देखते हैं, बहुत सारा लाइन्स चला गया। तो करंट डेंसिटी कहते हैं कि करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो आई अपॉन होता है कॉस थीटा, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। लेकिन अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए कॉस थीटा भी होता है ना, ए कॉस थीटा। अब आई बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे जे डॉट ए कॉस थीटा। अगर ऐसा होता है तो जो ए होता है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ए मेरा क्या होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसको कहते हैं? तो एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिएगा जो सतह के लंबवत, जैसे अगर मान लीजिए ये प्लेन है मेरा, इस प्लेन से बाहर की तरफ जो प्लेन होगा वो एरिया वेक्टर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए ये बुक है, इस बुक का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस बुक का एरिया वेक्टर इधर साइड होगा, बाहर की तरफ। इस बुक का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस बाहर की तरफ। मतलब जिस तरफ आप सरफेस देखते हैं, सरफेस से जस्ट बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर। उसी तरह से अगर मैं एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस का लेता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस का लेता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर मान लिया अंदर की बात करते हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है, इसको समझता हूँ। एरिया वेक्टर का मतलब होता है यही कि उस एरिया वेक्टर से मेरा जो करंट है कितना टच कर रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन उससे गुजर रहे हैं, वही होता है करंट डेंसिटी। यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे एक रोड है, एक रोड में दो कार चल रही है, उसी रोड पे 2 कार चल रही है, तो मैं बोलूँगा उसका डेंसिटी कम होता है। अगर उसी रोड पर 10 कार चल रहे हैं उसी समय, तो उसका मैं बोलूँगा करंट डेंसिटी ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना टच कर रहा है उसके पास, उस एरिया से, तो उस एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, इंटर कर रहा है, वो मुझे मैटर करता है। तो वो क्या वो एंगल पर डिपेंड करता है? तो बोले हाँ, एंगल पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे डिपेंड करता है। तो मैं क्या बोला कि ये मेरा लाइन्स था, जा रहा था, देखिए जैसे ये लाइन जा रहे हैं, इस तरह से मेरे पास लाइन जा रहे हैं। अब मेरे पास एरिया ये रहा, इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को थोड़ा सा मैंने तिरछा करके काटा, ऐसे करके। अगर मैं ऐसा काटूंगा तो मैं एरिया वही रखूंगा, तो मैं क्या देखता हूं कि ये एरिया छोटा हो जाता है,
देखिएगा ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे करके ऐसे काटिएगा, कुछ एंगल से काटिएगा तो ये वाला पार्ट जितना था वो उतना नहीं रह पाएगा। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास लेंथ है, ये इतना भी लेंथ है, मैं इस लेंथ को छोटा नहीं करता हूँ। देखिए अभी कितने लाइन कट कर रहे हैं, इसको 5 लाइन है, पाँचों को पाँचों लाइन टच कर रहा है। जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि अब एंगल को बना लेने से थोड़ा सा लाइन कम हो गया। देखिए एक लाइन बच गया और मेरे पास 4 ही लाइन अब कट कर रहे हैं। मैं और छोटा करूंगा तो क्या होगा, और एंगल को मैं मोड़ूंगा तो मैं क्या देखता हूं, अब मेरे पास 3 ही लाइन। अब मैं पूरा ऐसे कर दूंगा तो देखूंगा कि मेरे पास एक भी लाइन टच नहीं करता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एंगल पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस रास्ते पर से जा रहे हैं। तो हमको क्या समझ में आता है, दिस इज द थीटा, ये हमको थीटा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, तो थीटा कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए इस चीज़ को मैं फिर से अच्छा से बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास 5 लाइन बनाया मैंने, इस 5 लाइन पर मैंने क्या किया, एक इतना बड़ा लेंथ मैंने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इस तरह से लिया है। ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये वाला जो आपको इधर से देखिएगा तो आपको सिर्फ ये दिखेगा। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, तो मैं बोलूँ इसका एरिया वेक्टर इधर होता है। ऐसे क्यों ऐसे होता है, तो बोले एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो एरिया वेक्टर ये रहा। और करंट का डायरेक्शन मैंने बोला इधर साइड है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है। तो दोनों का अगर सेम डायरेक्शन है तो बताइए थीटा कितना डिग्री, तो बोलेंगे थीटा 0 डिग्री। जब कोई दो सेम डायरेक्शन में होता है थीटा 0 होता है। अगर कॉस थीटा 0 डिग्री है, यानी थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जे बराबर I/A। ये कब होता है, जब ए मेरा क्रॉस सेक्शन जो होगा एकदम इसके साथ एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, मेरे करंट के डायरेक्शन में होगा, तब जाके फॉर्मूला ये होता है। अगर ये करंट के डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, तो बोले इसको जब मैं ऐसे करके सीधा करके ऐसे कर दूंगा मैं, तो उस समय मेरा एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होता है। एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो गया और मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाने पर करंट डेंसिटी, अगर मान लीजिए इसको cos 90 का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो जैसे ही 0 कीजिएगा तो पूरा कर क्या होगा, 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। तो मतलब I भी 0। इसका मतलब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि उससे टच नहीं कर रहा है, उस वाले एरिया से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहा है। इसी को करंट डेंसिटी के रूप में हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है जे बराबर I/A cos थीटा। अगर आप इसकी बात कहें कि इसको कैसे लाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा लाने की मैं बात करता हूँ कैसे फॉर्मूला आता है। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको। ये मेरे पास वही लाइंस हैं इस तरह से, अब ऐसे था पहले से, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया। जैसे मैंने मोड़ा तो देखिए इधर थीटा है। अब ये कितने लाइन से टच कर रहा है, तो बोले ये लाइन कर रहा है 1 2 3 4 से। अब मैं इसको अगर यहाँ परपेंडिकुलर खींचूं तो बताइए अभी ये लाइन कितने से टच कर रहा है, तो बोला ये अभी भी उतने से टच कर रहा है। तो अगर ये थीटा है तो बोलेंगे ये कितना है, तो ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है बताइए ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूँगा ये जितना डिस्टेंस था वही तो था, इसी को तो मैं ऐसे मोड़ा हूँ। तो अगर मेरे पास ये ए है तो दिस इज ऑल्सो ए होगा। अगर ये ए होगा तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये वाला निकाल लो चाहे ये वाला, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो बोले ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका नाम O दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, इसका नाम C दे देता हूँ। तो हमको OC चाहिए तो cos थीटा लगाऊंगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मेरे पास आधार OC है, एक कर्ण मेरा पास OB है ना। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OB इज अ A। OB क्या है मेरा, ये A है, तो A cos थीटा, A cos थीटा हो गया। और यही OC A cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, कितने लाइन है, 4 लाइन है, तो जितने मेरे पास करंट का डायरेक्शन होगा उतने से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जो डेंसिटी होती है इस इतने लाइन में जितने डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, ये चारों को हम उससे जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं जैसे ही जे से मल्टीप्लाई करूंगा जे डॉट ए कॉस थीटा ऐसे बराबर क्या हो जाएगा I। दिस इज द करंट, है ना। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये दो वेक्टर है, ये भी करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी धारा घनत्व भी क्या लिख देता हूं मैं, धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि होने के कारण, सदिश राशि होने का देखिए जे भी सदिश राशि ए भी सदिश राशि, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। इस कारण से यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है वो अदिश आया है। और दो सदिशों का अदिश गुणन जब भी होता है तो सेम डायरेक्शन वाला काम होता है। याद रखिए फोर्स वर्क मेरा अदिश होता है तो फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है फोर्स उसी डायरेक्शन में अगर लगे तो कॉस थीटा की बात करता हूँ। और कॉस थीटा वही चीज़ है कि जे और एस और दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर है और जे भी उधर ही, करंट का डायरेक्शन भी यानी जे का जो करंट डेंसिटी है जे उधर ही है। इस कारण से दोनों का प्रोडक्ट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आइडिया आया होगा। करंट डेंसिटी किसको कहते हैं, करंट डेंसिटी उसको कहते हैं कि
जिस एरिया में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितना भी करंट होता है, जितना भी धारा होती है, उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। आप खुद सोच सकते हैं कि धारा किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी तरह से तो या आप ये भी याद रखते हैं फॉर्मूला I बराबर J बराबर क्या होता है? I अपॉन A cos थीटा, I अपॉन A cos थीटा। तो ये है मेरे पास क्या हुआ? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा? बीमा एम्पेयर का तो ए ही होता है और मीटर का होगा L के पावर -2। तो दिस इज द करंट डेंसिटी का बीमा। ये हो गया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J बराबर I ये हो गया। अच्छा, अब करंट डेंसिटी और हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसको है? थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए, उसके बाद और डिटेल में समझते हैं। तो इतना रहने देते हैं, इसके बाद हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I अपॉन A। ठीक है, और जब हमको फाइनल देखना होता है, थीटा और सब साथ लेना होता है, तो J बराबर क्या कहलाता है? I अपॉन कॉस थीटा। J बराबर I अपॉन A कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते थे? तो VD बराबर हम जो बोले थे, हम बताए थे आपको, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम अपॉन 2। मतलब ये V मैक्सिमम क्या है और V मिनिमम क्या है? मैंने आपको क्या बोला था कि जब कोई क्या कहते हैं, कंडक्टर के चारों तरफ मैं क्या लगाता हूँ? प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। मान लिया माइनस प्लस लगाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस 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 माइनस, इधर प्लस 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 लगाता हूँ। जैसे मैंने ऐसे लगाया, इससे एक होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है, जो इधर उधर भागने लगेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो टक्कर खाता है सबसे, ऐसे ऐसे करके, ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, ऐसे टकरा के वापस अंदर इधर चला गया, है ना? ऐसे करके टकराता है। जब ये टकरा रहा होता है, ये इसका इसी रास्ते को मीन फ्री पाथ कहते थे, और इसी दोनों के बीच के टक्कर को रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। दो क्रमागत टक्करों के बीच को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कहते हैं हम? इसमें ना वेलोसिटी किसको कैसे बताएंगे? यहाँ पर मैंने लिखा मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, V मैक्सिमम। अब इसके अंदर टक्कर से पहले का वेलोसिटी V मैक्सिमम क्या होगा? V मैक्सिमम तब होता है जब टक्कर से पहले, V मैक्स की बात करता हूं, तो V मैक्सिमम कहा जाता है किसको? तो बोलेंगे वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब टक्कर से पहले का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। और V मिनिमम किसको कहते हैं? तो बोले V मिनिमम वेलोसिटी होता है आफ्टर कोलिजन। और ये कोलिजन क्या हुआ? यानी कि V मिनिमम और V मैक्सिमम। बताइए किसी भी मतलब अंदर किसी भी इसके अंदर की बात अगर कहें, तो इसके साथ टक्कर से पहले और टक्कर से बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज हम जब ले लें, यानी मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज ले लें, तो हमको वही तो पता चलता है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस केस के अंदर? मैक्सिमम वेलोसिटी ले लीजिए, कितना होता है? तो मैं बोलूँगा 50। मिनिमम बोल दीजिए कितना लेता हूँ, तो बोलेंगे 25। तो उस दोनों का बीच का एवरेज ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उसका लगभग में क्या है। तो उसी तरह से हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी को ही यहाँ कैसे कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी के रेशियो को, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी के एवरेज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और भी मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट VD बराबर क्या होता है? लेमडा मीन अपॉन मीन क्या होता है? मीन फ्री पाथ अपॉन मीन टाइम। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। एक और रिलेशन मैं अभी निकालूंगा इससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलता है देखिएगा, समझिएगा। होता क्या है, जैसे अब आप यहाँ से देखिए, इस चीज़ को समझिए, फिर से देखिए क्या कहता है कि मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके जाते होंगे, ऐसे तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे करके चला। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, या माइनस इधर प्लस, है ना? इलेक्ट्रॉन चला। अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या किया,
सब मैं एवरेज की बात करता हूँ, टोटल सारा एवरेज की बात करूँगा। देखिए इधर हम चाहते हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स इंटू क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। तो बोले हाँ क्यू होता है। तो क्यू मेरा पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, क्यू मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एफ बराबर क्या होगा, तो बोले एफ बराबर माइनस ऑफ ई और कैपिटल ई होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, है ना, ऐसे करके हुआ। अब फोर्स आ गया, तो फोर्स बराबर मैंने क्या पढ़ा है, फोर्स बराबर आप क्या पढ़े, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, किस तरह से वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या, फोर्स बराबर ई इंटू ई। अब दोनों रख दीजिए, तो यहाँ पर रख दिए माइनस ऑफ ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया माइनस ऑफ ई अपॉन क्या लिखेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा होगा तेजी से। अब जब ये एक्सेलरेशन ऐसा आया, ये निगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, प्लस से माइनस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, बस वही है। और बाकी ई कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दिए तो वो भी कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन भी आप देखिएगा कांस्टेंट होता है, इसके अंदर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है। अच्छा सॉरी, एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब मुझे तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी को क्या कहें, वेलोसिटी बराबर होता है v बराबर आपने पढ़ा u प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो t लगेगा ना, एवरेज टाइम, यहाँ से यहाँ तक जो टाउ लगता था, सारा टकरा उकरा के जितना जो एवरेज निकलता है टाइम, वही वाला होगा। एक्सेलरेशन जो हम अभी निकाले हैं, वेलोसिटी भी वही मिलेगा। जब एवरेज टकरा के सब आ रहा है तो एवरेज वही मिलेगा। तो इस वाले वेलोसिटी को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd बराबर हो जाएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर शुरू में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो शुरू में तो सब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो मैं क्या किया, u को क्या मान लिया मैंने, इनिशियल वाला को 0 प्लस अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस सिर्फ हटा दें अगर, तो माइनस को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, दिस इज द माइनस साइन से। तो vd बराबर जो हो गया माइनस ऑफ ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, दिस इज द वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, तो बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाउ क्या बताता है कि भाई जितना टाइम बढ़ाते जाइएगा इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, कोलिजन होते जाएगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ने से क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ता जाएगा किसका, इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन का उस पर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, तो टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। जो यहाँ से दो टक्करों के बीच में जो टक्कर हो रहा है उसके जो बीच में जो टाइम लगता है वो टाइम, लेकिन हमको एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा उसकी बात कर रहा हूँ, एक एवरेज टाइम क्या टाइम होता है, इस तरह से। तो देखिए vd का आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिल गया। vd का v मैक्सिमम प्लस v मिनिमम अपॉन 2 एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज मीन निकाल लीजिए, मीन पाथ निकाल लीजिए अपॉन मीन टाइम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया। या आप इस तरह से भी आप vd बराबर माइनस ऑफ ई अपॉन me और टाउ कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि देखिए किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। देखिए अभी मैं क्वेश्चन में लिखा, ये फॉर्मूला क्या लिखे हैं, तो vd बराबर ई माइनस ऑफ ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या, टाउ। अब आप बताइए अगर प्रोटॉन को मैं लेता तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने से वेलोसिटी उसका कम होगा, इसलिए vd जो होगा vd और ई होगा, उस पर उतना ही चार्ज है, उतना ही समय है, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज वही लेंगे, और मास ऑफ ये प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका वेलोसिटी कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए इसका एवरेज वेलोसिटी, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो आपको ये समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या होता है ना। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बता दिए, करंट डेंसिटी बता दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से इसको समझाते हैं। देखिए, तो इस तरह से हम चीज़ों को आगे धीरे धीरे करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आप जो नहीं समझते हैं उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और उसको नोट कर लिया कीजिए अपने कॉपी में। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि आप जो भी डाटा जो भी लिखिएगा
वो सिर्फ आपका लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं से भी आप देख लीजिए उसको, बस ये एक आपको रिकॉल दे देगा, आपको एक क्या कहते हैं रिवीजन देगा, है ना, एक प्रकार का रिवीजन है आपको। हर शुरू से लेकर क्लास को आप देखिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ हमने सीखा है, इस चीज़ को आप देखिएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं करंट डेंसिटी के बारे में, सॉरी करंट डेंसिटी, करंट और रिलेशन समझते हैं VD में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में, इस दोनों में रिलेशन समझना है। देखिए क्या होता है, मान के चलिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस तरह से, इस तरह का कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैंने इधर माइनस लगाया, इधर माइनस 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 लगाया, इधर साइड क्या लगा, प्लस 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 लगा, ऐसे करके। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस प्लस से माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इधर साइड होगा, ऐसे 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 होगा, इधर साइड चलेगा, ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे चलता है ना। अब ये जो लेंथ है ना, मैं मान के चलता हूँ ये लेंथ है L लंबाई का है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कहेंगे A, ठीक ना। लेंथ मेरा L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है। तो मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ इसका, मान लिया वॉल्यूम, तो बोलूँगा कि पहले वॉल्यूम बताइए, तो बोलूँगा वॉल्यूम बराबर होता है, क्या लिखूँगा, A इंटू L, क्या लिखूँगा, एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप V से बताइएगा, है ना, V से बताइएगा, V से बताते वॉल्यूम लिखूँगा। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है करंट डेंसिटी, करंट के बारे में। तो आप देखिए करंट का क्या डिफिनेशन था शुरू में, तो बोलूँगा करंट का डिफिनेशन था टोटल चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं, या टोटल चार्ज लिख लीजिए, चार्ज अपॉन टाइम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में जितना चार्ज निकल जाए वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता था, है ना। तो वही पर, तो हमको सबसे पहला नंबर चार्ज निकालना है अपॉन टाइम। अब इस इतना दूर से ये पूरा चार्ज कितना समय में निकल जाता है, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक चार्ज को निकलने में डेल्टा T लगा, या T टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को निकलने में। चार्ज यहाँ से इंटर किया, इंटर करके पूरा निकल गया, तो उसको मैं कहूँगा डेल्टा T लगा। तो टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा, तो बोले टोटल चार्ज को निकालने के लिए चार्ज बराबर, चार्ज कैसे पता चलेगा, तो बोलेंगे चार्ज जो है, चार्ज का मतलब, सॉरी चेंज लिख दिया मैंने, चार्ज बराबर NE होता है, क्या कहलाता है, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति एकांक आयतन में कितना चार्ज घूम रहा है, तो हमको वही करना है। तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NE इंटू AL कहेंगे, वॉल्यूम है ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम में मान के चलिए कि एक यूनिट वॉल्यूम में सॉरी एक यूनिट मतलब एक इकाई वॉल्यूम में NE इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन NE इलेक्ट्रॉन है, तो कितने वॉल्यूम में, तो बोलेंगे एक यूनिट नहीं, AL वॉल्यूम, क्योंकि एरिया है A, लेंथ है L, AL वॉल्यूम में मेरा कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा AL वॉल्यूम में आपका हो जाएगा, AL वॉल्यूम में L यूनिट में हो जाएगा NE इंटू एरिया इंटू टाइम, सॉरी एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। एक यूनिट में आप जानते हैं एक यूनिट में NE है, मतलब एक यूनिट में 1 रुपया का 10 केला है, तो 50 रुपया का कितना केला होगा, तो 50 गुने 10 गुना मल्टीप्लाई कर, तो उसे गुना कर देते हैं, बस वही हुआ। तो चार्ज हमारा क्या हुआ, NE इंटू AL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट में NE है, तो चार्ज, टोटल चार्ज पूरा वॉल्यूम में कितना होगा, तो बोलेंगे AL इंटू NE। जब तक ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं यहाँ से बाहर निकल जाता, पूरा चार्ज निकलना नहीं कहलाएगा, पूरा चार्ज को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में DT लगता है। तो इसलिए याद रखिएगा, सारा चार्ज को बाहर निकलेगा, तो सारा चार्ज बाहर निकलेगा, तो ये एरिया तो क्रॉस सेक्शन क्रॉस कर ही रहा होगा, साथ साथ में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्रॉस करेगा, तो पूरा वॉल्यूम होगा A इंटू L, तो लेंथ इंटू एरिया तो वॉल्यूम कहलाता है। तो चार्ज इक्वल्स टू हो गया इतना। तो अब आप बेसिक डिफिनेशन से चल सकते हैं। तो I बराबर आप क्या जानते हैं, चार्ज कितना निकाले NEAL अपॉन
डेल टी, टाइम लगा, टाइम क्या लगा, डेल टी, या डेल्टा टी लिखिए या टी लिख दीजिए, डेल्टा टी या टी लिख दीजिए, टी लिख दिए। अब बताइए लेंथ अपॉन टाइम क्या कहलाता है, लेंथ क्या है, दूरी, और ये क्या है, टाइम। दूरी बटे चाल को क्या कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, मीन फ्री पाथ वाला सिस्टम है, लेंथ वाला, सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ वाला, लेंथ है ना तो मीन फ्री पाथ ही होगा एक तरह से। और टाइम क्या है, दिस इज द टाउ, है ना, एक प्रकार का टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो अंदर में रिलैक्सेशन टाइम ही तो टक्कर ही तो हो रहे थे, टक्कर ही तो हो रहा था, टक्कर को क्या कहते हैं, टाउ। तो लेमडा अपॉन टाउ को क्या कहते हैं, वी डी एक तरह से। तो बताइए लेमडा अपॉन टाउ को क्या कहेंगे, देखिए लेंथ अपॉन टाउ को क्या कहते हैं, टाइम को क्या कहते हैं, वी डी। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी। देखिए ये फॉर्मूला आपका आ गया, एन ई ए वी डी। तो वी डी क्या देखते हैं, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो बोलेंगे भाई वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना ज़्यादा, क्यों, कैसे ज़्यादा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ज़्यादा, कैसे ज़्यादा होता है, तो बोलेंगे ई, कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ बराबर होता है वी डी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कीजिएगा उतना वी डी बढ़ेगा, और जितना वी डी बढ़ाएगा उतना करंट बढ़ेगा। ये चीज़ हो गया। वी डी बढ़ाने का एक और तरीका है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने से कैसे बढ़ता है, ये टेम्परेचर के कारण बढ़ता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी पढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फॉर्मूला। तो हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। अब कुछ जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से तो है ही, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आपने क्या किया, एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो 50 इलेक्ट्रॉन गुजर गया तो उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 60 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, 50 ही रहेगा। तो 50 ही रहने से क्या होता है कि आप बस यही होगा कि एक सेकेंड में जब 50 का 50 अगर उड़ गया, निकलने लगा सामने से, उसके बाद वो 51 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कितना चार्ज है, 50 ही चार्ज है। उसके बाद ये करंट सेचुरेट हो जाता है, इस मटेरियल के लिए क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है। वो सेचुरेट किस लिए होता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी समझिए कि I बराबर एन ई ए वी डी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब करंट डेंसिटी और क्या कहते हैं करंट, इसके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी। देखिए ये जो ए है ना, इसी ए को इधर ले आइए तो ये क्या कहलाएगा, आई अपॉन ए, तो क्या होगा एन ई वी डी। आई अपॉन ए को क्या कहते हैं, तो बोले आई अपॉन ए को जे कहते हैं, आपको अभी पढ़ाए तो करंट, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे बराबर हो गया एन ई वी डी, यानी जे बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, एन ई वी डी। तो दिस इज ऑल्सो ये वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा करंट डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, चार्ज फिक्स है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया, तो आपने आज क्या क्या चीज़ के बारे में जाना। तो सबसे पहला जाना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के जो वेलोसिटी उसका एवरेज निकाल लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी कहलाएगा। दूसरा कि मीन फ्री पाथ ले लीजिए और मीन टाइम ले लीजिए, दोनों का, वो इस छोर से उस छोर तक दोनों का टाइम लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन का सब इलेक्ट्रॉन का एक ही जैसा होता है, तो उसी तरह से वो भी आएगा। अच्छी बात। उसके बाद देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाने, उसके बाद हमने पढ़ा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बराबर क्या होता था, करंट अपॉन जे बराबर क्या कहलाता, आई अपॉन ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा किस पे डिपेंड करता है, तो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है किसका बीच का, तो बोलेंगे करंट का डायरेक्शन का, करंट का और एरिया का वेक्टर का, जो आप क्रॉस सेक्शन लीजिए उसके वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो अगर थीटा अगर 0 डिग्री है तो उस समय करंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, थीटा अगर 90 डिग्री है तो करंट डेंसिटी यानी करंट मिनिमम होगा। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है। तो ये उसी तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहला ना पूरा का एरिया निकालिए, लेंथ लीजिए, वॉल्यूम बनाइए और टोटल मेरे पास वही फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कैसे निकालेंगे, एन ई ए इंटू एल, एन ई ए इंटू एल अपॉन टाइम, टाइम जो दिया हुआ टाइम लिया, टाइम से डिवाइड किया तो एल अपॉन टी बराबर हो गया वी डी, तो एन ई ए वी डी हो गया। ठीक है। तो इससे फिर धीरे धीरे कैसे ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ का इसके बारे में पढ़ेंगे, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ फेल हो जाता है, ओम का नियम
इलेक्ट्रॉन के आधार पर ओम के नियम को कैसे प्रूफ किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। बाकी आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।